एक बार मेरे साथ में जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। मैं आपके साथ में भाषण नहीं दूंगा, आपके साथ में कुछ बातचीत करूंगा। अपना देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, कितने साल हो गए हैं देश आजाद हुए? 75 साल से ऊपर हो गए हैं। सही बात है, हो गए ना? 75 साल की पुरानी आजादी के बाद भी अपने देश में ऐसे दृश्य दिखते हैं अपने को। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? गरीब बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं पत्तल पर। महिलाएं हैं, अपने सिर पर घड़ा भर के पानी का ले जा रही हैं। झोपड़े में लोग आज भी रह रहे हैं। ठीक है, स्कूल की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, खुले में शौचालय भी गांव में है नहीं। खुले में शौच के लिए आज भी देश में महिलाओं को जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति है देश में, है ना? इसका मतलब ये है कि अपने देश में विकास की गंगा आज भी गांवों तक नहीं पहुंची है। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक शहरी भारत है, दूसरा ग्रामीण भारत है। ग्रामीण भारत में आप देखेंगे कि जो मैंने अभी दृश्य आपको दिखाए हैं कि शौचालय नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे उद्योग नहीं है, ये ग्रामीण भाग की परिस्थिति है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी गांव के लोगों को आज भी संघर्ष करना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है। शहरों की यदि बात करें तो आपको वहां पर भरपूर विकास दिखाई देगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी स्कूल कॉलेजेस हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। आगे अब ये सब परिस्थिति क्यों है? क्योंकि गांव में जो कच्चा माल मिलता है उस पर आधारित जो उद्योग खड़े किए जा सकते हैं, वो उद्योग गांव में हम इतने सालों बाद भी खड़े नहीं कर पाए हैं। अभी डॉक्टर अपराजिता जी ने आपको बताया कि बेर है, आंवला है, इमली है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका उद्योग गांव में खड़े कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्पेशली आपको ये बताऊंगा कि हम गौ माता की जय बोलते हैं सब लोग। ठीक है, गौ माता की जय बोलने से गाय बच जाएगी क्या? नारा लगाने से बचेगी क्या? सिर्फ नारा लगाने से गाय नहीं बचेगी, तो गाय का संवर्धन करना पड़ेगा। संवर्धन हम लोग जब तक दूध देती है गाय तब तक करते हैं। ठीक है, गाय ने दूध देना बंद किया, फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोग कसाई खाने में ले जाके, कत्ल खाने में ले जाके गाय माता जिसकी हम रोज पूजा और जय जयकार करते हैं, वो गाय कट जाती है। मैं आपके सामने ये बताने आया हूँ कि गाय का जो दूध है उससे ज्यादा पैसा आप गोबर और गोमूत्र से कमा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें बनती है गोबर और गोमूत्र से, वही मैं आपको। माता जी, मैं फिर नहीं आने वाला हूँ। आप फिर बुलाओगे ना, फिर नहीं आने वाले हैं। आप बातचीत आपस में घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो महत्व की बात आपको बोलने के लिए हम 1000 किलोमीटर दूर है, उसको सुन लीजिए। तो हमारे शास्त्रों में गोमूत्र का बहुत वर्णन है। गोमूत्र जंतुनाशक है, कीटाणुनाशक है। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयों में गोमूत्र का उपयोग होता है। ठीक है, गोमूत्र से कैंसर के रोगियों को भी लाभ मिलता है, रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में भी बताया है, वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया है। अब उससे उद्योग कौन से खड़े हो सकते हैं? भाई साहब, ओ भाई साहब, आगे और आगे।
तो गोबर गोमूत्र से कई चीजें बनाई जा सकती हैं, उसी के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। आगे और आगे, हाँ, अब बात करेंगे फिनाइल की। यहाँ सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप घर में फिनाइल का उपयोग करते हैं या नहीं करते? करते हैं। कितने रुपए की बोतल खरीदते हैं? बहन जी बोल रही है 200 रुपए की बोतल खरीदती है, शायद 2 लीटर वाली होगी। तो मार्केट की भी फिनाइल की बोतल मिलती है, ठीक है। अब फिनाइल में क्या डाला जाता है बनाते समय पे? जंतुनाशक केमिकल डाले जाते हैं। हमने एक ऐसा फिनाइल बनाया है जिसमें कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे, पर वो जंतुनाशक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम उसमें गोमूत्र का उपयोग करेंगे और नींबोली होती है, नीम के झाड़ है, यहाँ नींबोली लगती है, फल लगते हैं, उसका तेल निकालते हैं। नींबोली का तेल और गोमूत्र, इससे फिनाइल बनाया है। इसकी बनाने की कीमत सिर्फ 15 रुपए लीटर है। कितने रुपए लीटर बनता है गोमूत्र वाला फिनाइल? 15 रुपए में सिर्फ बनता है। और मार्केट में होलसेल में आप उसको 50 रुपए लीटर बेच सकते हैं। उसका जो लेबल रहेगा उस पर 80 रुपए कीमत लगाइए। 15 रुपए का लीटर का फिनाइल आप 50 रुपए में बेचेंगे, कितना रुपए फायदा होगा? 1 लीटर में 35 रुपए आप कमा सकते हैं सिर्फ 1 लीटर फिनाइल बेचकर। तो ये उद्योग यहाँ पर खड़ा हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिन जिन लोगों के घरों में गायें हैं या आसपास में गौशालाएं हैं, मैं रास्ते में आ रहा था पवनी में, मैंने देखा हजारों गायें हैं आचार्य विद्यासागर जी की गौशाला में। आप वहां की गौशाला को बोलिए गोमूत्र जमा करिए और गोमूत्र जमा करके आप यहाँ लाइए। ये जो संस्था है स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर फिनाइल का उद्योग शुरू कीजिए, या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। गोमूत्र और नींबोली के तेल से फिनाइल बनाइए, 1 लीटर में 35 रुपए का मुनाफा कमाइए। इसका यदि प्रशिक्षण चाहिए तो कल हम यहाँ पर इसका प्रशिक्षण देने वाले हैं। गोमूत्र और नींबोली के तेल से फिनाइल कैसे बनता है। आपको महाराष्ट्र 1000 किलोमीटर दूर चल के आने की जरूरत नहीं है, यही प्रशिक्षण कल होगा। कुछ चीजें ऐसी है जिसका प्रशिक्षण लेने वहां आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ मशीनों की जरूरत पड़ती है, वो मशीनें हम यहाँ नहीं ला सकते। आगे लीजिए और आगे, हाँ, अभी हम बात करेंगे धूप बत्ती की। भगवान की पूजा के लिए अगरबत्ती धूप बत्ती सब लोग लगाते हैं ना? प्रसन्न होते हैं भगवान। हाँ, आप जो अगरबत्ती लगा रहे हैं उसमें क्या है? एक बाम्बू की लकड़ी है और कोयले का पाउडर है, उससे वो अगरबत्ती बनती है। परफ्यूम में डुबाते हैं और आपको फिर सुखा के बेच देते हैं। आप कोई भी ऐसा हिंदू धर्म का, मुस्लिम शास्त्र, कुरान में बताइए, हिंदू के भगवान गीता में बताइए, बाइबल में बताइए, बांबू के, बांस के जलाने से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं? बांस कब उपयोग होता है भाई साहब? बांस का उपयोग कब करते हैं? अरे मैं इशारा भी कर रहा हूं, कब करते हैं? अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में ही बांबू का उपयोग शास्त्रों में बताया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बांबू का उपयोग कहीं भी, किसी भी शास्त्र में, मुसलमान में, हिंदू में कहीं नहीं बताया है। तो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि यज्ञ और हवन किया करते थे। यज्ञ और हवन में क्या डालते थे? उपले, गाय के गोबर से बने हुए कंडे, वो हवन में डालते थे पंडित, पुरोहित, ऋषि मुनि लोग। ये ऋषि मुनि डालते थे, उसमें से 7-8 चीजें हमने लेके उससे एक धूप बत्ती बनाई और धूप बत्ती बना के एक कमरे में हमने जलाई। जिस कमरे में हमने धूप बत्ती जलाई, एक प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक कमरा हमने सिलेक्ट किया, उस कमरे में सूक्ष्म जीवाणु, बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं वो कितने हैं, एक मशीन से हमने चेक कर लिया। फिर उस कमरे में हमने गाय के गोबर, घी, जड़ी बूटी से बनाई हुई धूप बत्ती जलाई, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और उस कमरे में धुआं हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हमने फिर उसी कमरे में सूक्ष्म जीवाणु कितने हैं ये फिर से चेक किया मशीन से,
तो 98% मतलब 98% सूक्ष्म जीवाणु ये पंचगव्य धूप बत्ती से खत्म हो गए। पंचगव्य मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र ये 5 में से कोई एक चीज मिलाई है, उसको हम लोग बोलते हैं पंचगव्य प्रोडक्ट। तो धूप बत्ती में हमने गाय का गोबर भी मिलाया, गाय का घी भी मिलाया और जड़ी बूटियां भी मिलाई। तो ऐसी धूप बत्ती का वैज्ञानिक अध्ययन हमारे संस्थान में हमने किया। इससे सूक्ष्म जीवाणु खत्म होते हैं। मतलब हमारे ऋषि मुनि जो बोलते थे कि वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है, वो यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हुआ है। तो ये धूप बत्ती का उद्योग हमारी माताएं महिलाएं घर में करने लगाती है ना, ठीक है। शैम्पू का लेबल पर कभी आपने देखा है उसने क्या क्या डाला है शैम्पू में? पढ़ा है क्या कभी? नहीं पढ़ा है। हमने कैसे शैम्पू का चुनाव किया, कौन सा शैम्पू लगाना है, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? उसके लेबल पे पढ़ते हैं क्या इसने किसने कौन सी अच्छी चीज डाली है? हम ये नहीं पढ़ते। हम शैम्पू कौन सा सिलेक्ट करते हैं? जो टीवी पर माधुरी दीक्षित ने बता दिया, ऐश्वर्या राय ने बता दिया, सलमान खान, ऋतिक रोशन ने बता दिया, हमने वही शैम्पू बाजार से खरीद लिया। अब शैम्पू का मेरा आपसे विनंती है, बाजार में जाइए, शैम्पू सभी कंपनियों के एक बार लेबल चेक कीजिए क्या क्या उन्होंने डाला हुआ है। तो आप देखेंगे उसमें 2 केमिकल सभी के शैम्पू में डले हैं। एक है SLES, दूसरा है SLS। ये 2 केमिकल सभी शैम्पू ने डाले, चाहे बाबा जी हो या और कोई, सब ने शैम्पू में दोनों केमिकल डाले हुए हैं, ठीक है। फिर आप दूसरा काम कीजिए, आपका टूथपेस्ट उठाइए। टूथपेस्ट करते हैं ना? हाँ, टूथपेस्ट चलिए ES और दूसरा SLS, ठीक है। अब आप मार्केट में जाइएगा शाम को, कल परसों वगैरह देख लीजिएगा, सभी शैम्पू में वो मिलेगा। काम और कीजिएगा, मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट है वो टूथपेस्ट को भी चेक कर लीजिए, उसमें भी SLS या SLES डला हुआ है। एक काम और कीजिएगा, आजकल डिश वॉश लिक्विड आते हैं, प्लेट, थाली, चम्मच धोने का लिक्विड आता है, उसको भी चेक करिए, उसमें भी SLES या SLS डला होगा। एक काम और करना, हमारा जो टॉयलेट होता है, शौचालय, लेटरिन, उसकी जो सीट होती है शौचालय की, उसको जो क्लीन करने के लिए लिक्विड आते हैं उसको भी चेक कर लीजिएगा, उसमें भी क्या होता है SLES और SLS। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि जिससे टॉयलेट की सीट धोनी चाहिए उसी से मुंह धोना चाहिए क्या? उसी से सिर भी धोना चाहिए क्या? नहीं धोना चाहिए। पर विदेशी कंपनियां हैं, बेच रही है। हमने हमारे संस्थान में पूरी तरीके से जैविक, पूरा प्रकृति से ली हुई चीजों से शैम्पू बनाया है, उससे हेयर कंडीशनर बनाया है। तो वो प्रशिक्षण हमारे यहाँ पर दिया जाता है, बगैर कोई केमिकल का इस्तेमाल किए हुए शैम्पू और हेयर कंडीशनर, इसका प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ होता है। कलम्बे साहब, हाँ, अभी बात करेंगे हेयर ऑयल की। सिर में तेल लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं ना, बहुत सारे तेल मिलते हैं, कोकोनट ऑयल, पैराशूट, कोकोराज वगैरह, सभी तेल, नारियल के तेल सिर में लगाने के लिए अच्छे हैं। कुछ हर्बल जड़ी बूटी वाले भी तेल मिलते हैं, डाबर वाटिका, केश कांति, वो और ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उसको जड़ी बूटियों के साथ में हेयर ऑयल बनाया है। हमने एक हेयर ऑयल आयुर्वेद के पद्धति से बनाया है। आयुर्वेद क्या कहता है, जब हेयर ऑयल बनाना है तो आपको जितना तेल बनाना है उससे 4 गुना ज्यादा उसमें देसी गाय का दूध भी डालिए। तेल और दूध कढ़ाई में, भगोने में लेकर फिर जड़ी बूटियां डालिए, तो उससे जो हेयर ऑयल बनेगा वो और ज्यादा प्रभावी बनेगा। इसके हमने वैज्ञानिक अध्ययन लोगों को करवाए हैं। आगे लो कलम में जी,
हाँ, ये महिलाओं के बालों पर हमने हेयर ऑयल लगा के उसका सब टेस्ट किया है, परीक्षण किया है। उससे बालों की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और बालों में जो दूसरे डैंड्रफ जैसी समस्या होती है वो भी नहीं होती है। आगे लोग साबुन का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। ठंड के दिन में कौन सा साबुन लेते हैं ज्यादा? पियर्स साबुन। पियर्स साबुन का नाम सुना है? ठीक है, उसमें तेल होता है, ग्लिसरीन होता है। ठंड के दिनों में वो ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाला साबुन होता है। क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि उसमें ऑयल है, ग्लिसरीन है। ठंड के दिनों में लगाएंगे तो चेहरा फटता नहीं है। हमने वैसा ही साबुन बनाया है हमारे संस्थान में। तेल भी है, ग्लिसरीन भी है, पर साबुन बनाते समय पानी डालते हैं। हमने पानी को हटाकर गोमूत्र डालना शुरू किया, तो वो साबुन में गोमूत्र डालने के कारण जंतुनाशक, कीटाणुनाशक गुणधर्म भी आ गए। मतलब डेटॉल में जो गुणधर्म होते हैं वो हमने गोमूत्र डालकर पियर्स के जैसे साबुन में वो गुणधर्म लेके आए। ठीक है, आप उसमें गोमूत्र है ये पहचान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें परफ्यूम, कलर वगैरह ऐसे आ जाते हैं कि गोमूत्र का स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, आगे लो। ऐसा ही शैम्पू है, हैंड वॉश है। हैंड वॉश का यूज करते हैं घर में। बेसिन पर हैंड वॉश की बोतल रखी होती है हाथ धोने के लिए, उसमें केमिकल डाले जाते हैं। हाथ हमारे स्वच्छ होने चाहिए, कीटाणु मरने चाहिए, इसलिए केमिकल डालते हैं। हमने बगैर केमिकल डाले हुए गोमूत्र और जड़ी बूटियों का रस डाल के हैंड वॉश बनाया। बिल्कुल दिखने में उनके जैसा ही हैंड वॉश है, सुगंध में भी उनके जैसा ही है, पर जो खतरनाक केमिकल है वो नहीं डाले। उसके बजाय जड़ी बूटियों का रस और गोमूत्र डाल के हैंड वॉश बनाया। इसका भी प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। आगे फेस पैक पाउडर। महिलाएं अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए क्रीम का उपयोग करती है। ठीक है, सौंदर्य बढ़ता है, पर वो कैसे बढ़ता है? किसी के शादी में जाना है 6 बजे, आप क्रीम लगा के जाइए, बढ़िया है। रात में भोजन करके, बफे पार्टी करके 11 बजे आइए, सौंदर्य गायब। ठीक है, 2-3 घंटे का लिमिटेड वो सौंदर्य क्रीम के कारण आता है। हमारे आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां बताई है कि जिसका फेस पैक बना के यदि आप हफ्ते में 2 बार लगाना शुरू करते हैं, 2-3 महीने लगाएंगे तो वो सौंदर्य जो खिलेगा वो महीनों तक, बरसों तक टिकेगा। तो हमने गाय के घी से क्रीम बनाई है, जड़ी बूटियां डाल के, उसको शतधौत क्रीम बोलते हैं। वो क्रीम का भी हम प्रशिक्षण देते हैं। गाय के गोबर और जड़ी बूटियों से मिला के हमने एक पाउडर बनाया है। पता ही नहीं चलेगा इसमें गोबर डाला हुआ है, पर गोबर डाला है। उसमें परफ्यूम वगैरह बाकी चीजें ऐसी है कि पता नहीं चलता है। तो क्रीम भी है, फेस पैक पाउडर भी है, जिसका हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। दंत मंजन, सबको मैंने बताया ना, टूथपेस्ट में क्या डाला हुआ है? वही डाला है जो टॉयलेट क्लीनर में डाला हुआ है। ठीक है, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी ऐसी बताई है जिससे बहुत अच्छे प्रकार के मंजन बन सकते हैं। तो हमने एक लाल मंजन विकसित किया है, उसमें गाय का घी डाला है अपने गेरू और जड़ी बूटियों के साथ में। तो वो मंजन काफी प्रभावी है, उसके फोटो आप देख सकते हैं। ये हमने कुछ दंत रोग जिनको है, किसी के मसूड़े में दर्द है, किसी को अच्छा सुगंध नहीं आता है, मुंह से बहुत गंदी बास आती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के मुख रोग, दंत रोग के पेशेंट पर हमने अध्ययन करवाया। तो ये जो लाल मंजन है जिसमें गाय के घी का भी उपयोग है वो काफी प्रभावी है, ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन में हमने पाया है। इसका भी प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। और आगे, हाँ, अभी एक महत्वपूर्ण विषय है। गोबर से मैंने आपको बताया धूप बत्ती, अगरबत्ती और मच्छर वाली कॉइल, मच्छर वाली अगरबत्ती, ये सब बन सकता है। पर इसके अलावा गोबर से हम कई कलात्मक चीजें भी बना सकते हैं और भी गोबर से कई उद्योग बन सकते हैं। जैसे दीपावली के समय पे हम दिए जलाते हैं ना,
तो गोबर से दिए बनाए जा सकते हैं। दियों का उद्योग दीपावली के समय पे बहुत अच्छा हो सकता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं दीपावली के समय, गोबर से लक्ष्मी जी की बढ़िया मूर्ति बनाई जा सकती है। गणेशोत्सव आता है भादवे में, गणपति की मूर्ति बिठाते हैं, वो गणेश जी गोबर से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे गोबर से कई चीजें बन सकती है। हमारे घर के द्वार पर हम तोरण लगाते हैं, नकली प्लास्टिक की पत्तियां होती है, गोबर से तोरण भी बनाए जा सकते हैं। मोबाइल रखने का स्टैंड भी बनाया जा सकता है। ऐसे कई चीजें हैं जो गोबर से बनाई जा सकती है और गोबर के ये प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया उद्योग किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या चाहिए? गोबर से पहले उपले बनाइए, फिर उसका पाउडर बनाइए। उस पाउडर को मैदा लकड़ी, एक पाउडर होता है, एक मैदा लकड़ी चिकट होती है, वो उसके साथ में मिला के प्रोडक्ट बनाइए। कैसे बनाएंगे? उसके सांचे होते हैं, दिए का सांचा होता है। कल मैं दिया बना के बताऊंगा गोबर से दिया कैसे बन सकता है। ठीक है, गणेश जी की मूर्ति का सांचा होता है। आप मैदा लकड़ी का पाउडर और गोबर का पाउडर, उसमें पानी डाल के बढ़िया बनाइए, सांचे में डालिए, बढ़िया गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति बन सकती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के गोबर से बनाए हुए प्रोडक्ट आप खजुराहो जैसे पर्यटन स्थल पे बढ़िया तरीके से बेच सकते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, साबुन बनाने की मशीन, शैम्पू बनाने की, धूप बत्ती बनाने की। यदि आप वहाँ आते हैं तो आपको मशीनों पर भी हम बढ़िया प्रशिक्षण दे सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने गोमूत्र, गोबर, जड़ी बूटियों के बताए हैं, इसको क्या बोलते हैं? पंचगव्य प्रोडक्ट, पंचगव्य। तो ये पंचगव्य के 12 प्रोडक्ट बनाने का प्रशिक्षण हमारे संस्थान में होता है। बड़ी मशीनों पर भी सिखाते हैं, पूरा वैज्ञानिक तरीके से। 4720 रुपए इसकी ट्रेनिंग की फीस है। वहाँ आएंगे तो सारा बढ़िया तरीके से मशीनों पर हम सिखाते हैं। 4720 रुपए में हम लोग आपको प्रशिक्षण देंगे 12 प्रोडक्ट का। ठीक है, जिनकी इच्छा हो वहाँ भी आ सकते हैं। कल कुछ चीजें हम यहाँ सिखाएंगे। फिनाइल यहाँ बनाना सिखाने वाले हैं, धूप बत्ती यहाँ बनाना सिखाएंगे, गोबर से दिए कैसे बनते हैं वो भी यहाँ सिखाएंगे, साबुन कैसे बनता है वो भी सिखाएंगे। और बड़ी मशीनों पर प्रशिक्षण लेना है तो आप वहाँ आ सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, फिनाइल का उद्योग 15 रुपए में बना के 50 रुपए में बेचने का आप कर सकते हैं? यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। धूप बत्ती बनाने का उद्योग खड़ा हो सकता है यहाँ पर। गोबर से दिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी, तोरण, ये सब उद्योग खड़ा हो सकता है ना? तो हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। कल भी आप प्रशिक्षण में आइए। जिन्हें ज्यादा प्रशिक्षण और अच्छे तरीके से लेना है वो वर्धा भी आ सकते हैं, नागपुर के पास में प्रशिक्षण। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शीतल शर्मा को।